नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर आप स्टेट नेट जो होता है आपका वो, या फिर बीए और एमए की तैयारी दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। हम 2012 से, जी हाँ, 2012 से ऑनलाइन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। तो जिस भी किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो वो हमसे बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में। ये क्लास बेसिकली इंफॉर्मेटिव क्लास है। मैं कुछ नए बैचेस की जानकारी आपको देने के लिए क्लास कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं जून 2022 में जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, हालांकि अभी तक उसकी तारीख जो है, जो कि एग्ज़ाम किस तारीख को होना है वो तय नहीं हुआ है। फॉर्म डेट थी वो भी एक्सटेंड कर दी गई थी एक बार, मई एंड तक के लिए। तो मे भी पॉसिबल ये माना जा रहा है कि जून एंड में या जुलाई फर्स्ट सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बट ये देखा जा रहा है कि जो दिसंबर के अंदर नेट होने वाला है वो ऑलमोस्ट लगभग माना जा रहा है कि ठीक है, वो कंफर्म है कि वो दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। थोड़ा सा कोविड के कारण जो ये सिस्टम खराब हुआ है, हालांकि सभी के साथ था, तो ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हमारा जो आज का मोटिव है वो ये है कि जो दिसंबर के बैचेज शुरू होने वाले हैं नेट के, मैं आपको उसकी जानकारी देना चाह रहा था। इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे शुरू करेंगे क्लासेस और बाकी सब बात चीज़ें। कई बार क्या रहता है, बच्चों को क्वेरी रहती है, सर कैसे होता है, सिलेबस कितने दिन में होता है, ये वो। तो मैंने सोचा कि चलिए एक काम करते हैं, जितना भी डिस्क्रिप्शन है, जितनी भी व्याख्या है, जो भी है, वो सब कुछ एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि हम किस तरीके से चलते हैं, हमारा पैटर्न क्या रहता है, हमारा सिस्टम क्या रहता है, हम क्या क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। देखिएगा, नेट के अंदर दो पेपर आते हैं, एक पेपर फर्स्ट जो कॉमन पेपर है सभी के लिए, एक पेपर सेकंड। ये सब्जेक्टिव होता है। हर एक जो सब्जेक्ट आप लेते हैं, जिसमें आप पीजी कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये उस विषय का प्रधान सब्जेक्ट होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन इस सब्जेक्ट से होता है। आपने पीजी फिलॉसफी में किया, कर रहे हैं, तो आप फिलॉसफी से सेकंड पेपर आपका हो जाएगा। हम लोग पेपर सेकंड के अंदर क्या क्या अवेलेबल करवाते हैं आपको, कंक्लूजन फिर वह करूंगा मैं कि अभी जो नया बैच शुरू होने वाला है जून में, दिसंबर के लिए, उसके लिए हमने क्या रूपरेखा तय की है। बेसिकली हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की प्रिपरेशन आपको कराते हैं। पेपर फर्स्ट मैंने कभी कहा नहीं कि हम पेपर फर्स्ट कराते हैं, बट मैं उसके वीडियोस आपको अवेलेबल कराता था, उसकी क्लासेस अवेलेबल करवाता था, उसके मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल होते थे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी होती थी। बट मेरा ये मानना था कि नहीं यार, हम फिलॉसफी के इंस्टीट्यूट हैं तो हमें ये कहना चाहिए हम फिलॉसफी पढ़ाते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चों का कॉल आता है, सही सर हमें पेपर फर्स्ट भी चाहिए। अब मैं कहता हूँ ठीक है, आप पेपर सेकंड पढ़ लीजिए, फर्स्ट हम आपको दे देंगे। क्या नहीं नहीं सर, आप प्रॉमिस कीजिए पहले क्या पढ़ाते हैं पेपर फर्स्ट, या आपके यहाँ पर पेपर फर्स्ट की प्रैक्टिस भी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इस बार हम पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ताकि जो भी जिज्ञासु विद्यार्थी हों, जो भी ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें क्यूरोसिटी हो जानने की कि ये अब क्या होगा, क्या कैसा करवाया जाता है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से मैं आपको ओवरऑल समझाता हूँ पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट में। पहले पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। पेपर सेकंड में हम आपको कंप्लीट जो 10 यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर उनकी पूरी क्लासेस करवाते हैं। पूरी 10 यूनिट के नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं ये नोट्स इस तरीके से आपको मिले। एक नोट्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव नोट्स, बड़े नोट्स होंगे, इनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा होगा, एक टॉपिक हो सकता है 1 पेज के बराबर हो, तो ये डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं। फिर आता है आपका सेकंड, वन लाइनर या शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स का ऐसा रहता है, शॉर्ट नोट्स का क्या रहता है, शॉर्ट नोट्स को मैं कहता हूं कि ये जब यूनिट खत्म हो जाती है आपकी, तो ये आपके रिवाइज करने के लिए काम आते हैं।
मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, परसों आपका एग्जाम है, एक वीक बाद आपका एग्जाम है। ऐसे में डिस्क्रिप्टिव नोट्स पढ़ना कहीं भी समझदारी का काम नहीं है। एग्जाम से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टाइम रिवीजन हम कर सकें। 1 घंटे में मैं एक बार रिवीजन कर लूँ, 2 घंटे में 2 बार रिवीजन हो जाए, 3 घंटे में 3 बार रिवीजन हो जाए। अब ये 400-500 पेजेस को पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, उनके शॉर्ट नोट्स निकाल दिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, मैं जस्ट एग्जाम्पल रिलेट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही होता है। यूनिट फर्स्ट आपकी जो है, मान लीजिए हम उसकी बात करते हैं, इंडियन फिलोसफी जो है हम उसकी बात कर लेते हैं, या फिर आप कह दीजिए कि सर हम यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं, जो बड़ी यूनिट्स है स्टार्टिंग वाली फर्स्ट और सेकंड, हम उनकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए इनके जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स थे वो ऑलमोस्ट 300 पेजेस के अंदर थे, एक यूनिट के सिंगल। कितनी देर में आप पढ़ेंगे 300 पेजेस? बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं इन्हीं के शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल कराता हूं जो ऑलमोस्ट 30 to 35 पेजेस के होंगे, तो अब कितना टाइम लग जाएगा आपको? इट मीन हमने उसी नोट को, उसी नोट्स का जो मेन कंटेंट था जो आपको पढ़ना चाहिए, हमने वो आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब आप चाहें तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, आप चाहें तो यहां से शॉर्ट या वन लाइनर्स पढ़ें। शॉर्ट नोट्स में हमारी प्राथमिकता रहती है किसी राइटर की, अगर राइटर की मैं बात कर रहा हूं या किसी फिलोसफर की मैं बात कर रहा हूं, तो उस फिलोसफर की बड़ी राइटिंग कौन कौन सी थी, बड़ी बुक्स कौन कौन सी थी, मैगजीन थी, कोई नॉवल था, कोई फेमस एक्टिविटी कौन सी रही उस फिलोसफर की, उस फिलोसफर के कोई फेमस कॉट्स कौन कौन से रहे कि साहब ये वक्तव्य उन्होंने कहा था, ये वचन उन्होंने कहा था, ऐसा कुछ। फेमस फिलोसफी कौन कौन सी रही, और फेमस फिलोसफी के अंदर वो कहना क्या चाहते थे। सिंपल सिंपल एक एक लाइन में, दो दो लाइन बस, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है वहां पर। ये शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तीसरा जिस पर मैं काम कर रहा हूं, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको माइंड मैप भी प्रोवाइड करवाने की चेष्टा करूंगा। मेरे पास अभी तकरीबन 5 से 6 यूनिट के माइंड मैप तैयार हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इनके माइंड मैप हम आपको दे सके। माइंड मैप में क्या रहता है, मान लीजिए आपने कहा योग दर्शन, तो योग दर्शन, अब योग दर्शन का मतलब क्या है, ये मीनिंग, इसका रिलेवेंस क्या है, चित्त क्या है, चित्त की भूमि क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, ईश्वर क्या है, बात खत्म। तो आप एक देखते ही आप पकड़ लेंगे कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ये इस पर मैं काम कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास तैयार है, मैं काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी के माइंड मैप बाजार में उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हमें खुद को एक नए सिरे से हम एक काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक नया एक, मुझे याद है कि 2012-13 में जब मैंने नोट्स बनाए थे फिलॉसफी के, सबसे पहले, मतलब सबसे पहले, तो मैंने सबसे पहले जब नोट्स बनाए थे, तो उसमें मैंने डायग्राम्स डाले थे, चित्र डाले थे। उस वक्त बाजार में कहा जाता था कि फिलॉसफी में डायग्राम्स नहीं होते हैं, फिलॉसफी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें डायग्राम्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम होते ही नहीं है, गलत है डायग्राम। और आज की तारीख में हर इंस्टीट्यूट वाला, हर टीचर डायग्राम से फिलॉसफी पढ़ा रहा है। यही कंडीशन माइंड मैप की है। फिलॉसफी में माइंड मैप नहीं रहते हैं, फिलॉसफी में कोई माइंड मैप से नहीं पढ़ाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं माइंड मैप भी बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूं ताकि मेरा काम खत्म हो जाए। ये मेरा एक टारगेट है, मेरा ड्रीम है कि मैं इसके फिलॉसफी के एक टॉपिक के माइंड मैप बनाकर आपको प्रोवाइड करवाऊं। तो ये नोट्स का थ्योरी हो गया, नोट्स हम कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। नोट्स के बाद क्या, वीकली या यूनिट खत्म होने के बाद, वीकली या जब भी आपकी यूनिट खत्म हो गई उसके जस्ट बाद मैं आपको एक टाइम स्लॉट दे देता हूं। इसमें हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तैयारी करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर देता हूं जिसमें मिनिमम 30 प्रश्न होते हैं, अधिकतम 50 प्रश्न हो सकते हैं। ये मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। अगर ये मॉक नहीं होता तो आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाता है, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें, उनके आंसर निकालने की चेष्टा करें और बताएं क्या समझ में आया, बताएं क्या नहीं समझ में आया, बताएं, ताकि हम उसको चर्चा कर सकें कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, वॉट एवर। तो ये माइंड मैप के बाद जो हमारा ये मॉक टेस्ट आता है, मॉक टेस्ट अपने आप में फिलॉसफी या जो भी सब्जेक्ट हो उसके लिए सबसे बड़ा रामबाण माना गया है।
ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो चाहे ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक, तब तक आपकी मेहनत क्या है और कितनी है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो हम ये मॉक या क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस करवाते हैं उसके बाद में। तो ये 3 चीजें हैं आपकी, जो अगर आप कहीं भी तैयारी करें आपको ये 3 चीजें देख लीजिएगा, ये 3 चीजें अवेलेबल है क्या। पहली, क्या वहां पर क्लास है। दूसरी, क्या वहां पर हर प्रकार के नोट्स हैं। तीसरी, क्या वहां पर प्रैक्टिस के लिए कोई मॉक करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है। बस इसके बाद आप तय कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है कहीं पर भी। हाँ, मैं एक चीज और कर सकता हूं आपके लिए, जो मैं करता हूं, कि हम पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। आपने कहा सर योग दर्शन समझ में नहीं आया, मैंने फिर से क्लास बना दी। आपने कहा सर अभी भी नहीं आया, मैंने फिर से क्लास बना दी। आपने कहा सर क्लास से समझ में नहीं आ रहा, तो हम टेलीफोनिकली डिस्कशन करेंगे। मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि आप एक टीचर जो है स्टूडेंट के पैरेलल चलना चाहिए। मैं भी कभी स्टूडेंट था, ऐसा नहीं है मैं पैदाइशी टीचर था, मैं भी कभी स्टूडेंट था। और मैंने एक कमी देखी फिलॉसफी के अंदर, क्योंकि मैं फिलॉसफी से नहीं था शुरू से, मैं किसी और सब्जेक्ट से था। लेकिन मैंने हर सब्जेक्ट की एक कमी देखी कि टीचर स्टूडेंट के साथ कोई वार्तालाप नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। स्टूडेंट पूछना चाहता है, टीचर बताना नहीं चाहता। उसकी समस्या क्या होती है, स्टूडेंट का डाउट हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो कभी खत्म ही नहीं हो पाता। दूसरी बात, आपने कहा सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट डे जब आपको क्लास मिलती है, उस क्लास से पहले आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ही नई क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये मैं हमेशा कहता हूं और ऐसा मैं करता हूं। ये पेपर सेकंड के लिए मैंने किया। पेपर फर्स्ट के लिए अगर मैं चर्चा करूं, जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड का सेक्शन है, जहां पर सिर्फ हमें ये सिखाया जाता है कि टीचिंग क्या है, रिसर्च किसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप आने वाले टाइम में पीएचडी जब करेंगे तो आप रिसर्च का काम करेंगे, लेकिन अल्टीमेट टारगेट टीचिंग है। आप भविष्य के शिक्षक हैं, आप बड़े बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो रिसर्च और टीचिंग, इसी पर पूरा का पूरा पेपर फर्स्ट बेस्ड है। हम उसकी चर्चा के लिए भी क्या करते हैं, डेली क्लास नहीं होती है उसकी उसकी वीकली क्लास होती है, सप्ताह में एक दिन। क्योंकि छोटा सा सेक्शन है, ज्यादा बड़ी यूनिट भी नहीं है, ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, सिंगल। इसके नोट्स भी होते हैं और इसका मॉक टेस्ट भी होता है। बात क्लियर है? ये चीज पैरेलल चलती है दोनों पेपर्स की। अब बात करते हैं सर सिलेबस कितने दिन में कवर हो जाता है। मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, नहीं मिले होंगे तो मैं वापस से बता देता हूं। फिलॉसफी के अंदर आपकी 10 यूनिट है, मैंने इनको डिवाइड किया। 4 यूनिट बहुत छोटी है, 3 यूनिट मीडियम साइज है, 3 बहुत बड़ी है। जो 4 बहुत छोटी है, मेरा ये मानना है उनमें 3-3 4-4 क्लासेस से काम चल जाएगा। मैं 3 नहीं, मैं 4 मान के चलता हूं, मतलब 16 क्लासेस। 3 जो मीडियम साइज की है, मेरा मानना है कि 5 से 6 क्लासेस में इनका काम होता है पूरा। 6 मानता हूं, 18 डेज। 3 जो बहुत बड़ी है, मुझे लगता है 7-7 दिन के आसपास महीने दे देता हूं, 21 डेज। अब आपने अगर टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि सिलेबस तो बहुत जल्दी खत्म हो गया आपका। बट इसमें आप हॉलीडेज, संडे, हॉलीडे मतलब कोई ओकेजन हो गया, कहीं मैं बिजी हो गया, मैं क्लास नहीं ले पाया, संडे हो गया, प्लस जिस दिन हम पेपर फर्स्ट या मॉक टेस्ट करेंगे उस दिन फिर क्लास नहीं रहता है, तो वो मॉक टेस्ट को आप हटा दीजिए। तो ये सारा सेक्शन भी आप ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का निकाल कर रख दीजिए साइड में। ओवरऑल अगर मैं कहता हूं तो मैं कहता हूं आपका जो सिलेबस है वो 80 से 90 दिन के बीच में खत्म हो जाता है। इट मीन्स अगर आप जून में दिसंबर की तैयारी के लिए बैठते हैं तो आपको 2 फायदे हैं। पहली बात, आप जून का एग्जाम का फॉर्म भरा होगा, जून का एग्जाम दीजिए, ये आपका एक ट्रायल है। आप खुद का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मैं कहां पे हूं, मेरा लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। एग्जाम दीजिए,
पास होंगे फेल होंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हटा दीजिए साइड। मेरा टारगेट दिसंबर है, क्योंकि आपने एक एग्जाम दिया, जून जुलाई अगस्त सिलेबस खत्म हो गया, रिवाइज कीजिए। सितंबर अक्टूबर नवंबर सिलेबस खत्म हो गया, फिर से रिवाइज कीजिए। दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर से पहले आप 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से जिस पैटर्न पे मैं बता रहा हूं। एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद, नोट्स हाथ में आने के बाद मेरा ये चैलेंज रहता है कि आप केवल और केवल 15 से 20 दिन में पूरी 10 यूनिट का रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको अगले से अगले 3 महीने में, मतलब कि अगस्त के बाद 3 महीने में केवल और केवल प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं करना। जेआरएफ आपका इंतजार करेगी। नेट नहीं, नेट अलग हो गया, जेआरएफ के लायक आप हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहता है, पूरा सिस्टम रहता है। बच्चे क्योंकि एक्चुअली बच्चे क्या है, क्लास देखते हैं तो कहते सर वहाँ समझ में नहीं आया मुझे कि हम किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो यूट्यूब है, यूट्यूब पर तो क्लासेस होती नहीं है आपकी, जहाँ पर भी होती है कैसे आप करवाते हैं, क्या मॉड्यूल रहता है, क्या सिस्टम रहता है, क्या सिलेबस रहता है। तो बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत है, सभी को होती है, मुझे भी होगी जब मैं विद्यार्थी था। तो गलत नहीं है, अच्छी बात है। तो ये आपकी क्यूरियोसिटी का ही मैंने जवाब दिया है आज, कि नेट की क्लासेस हम किस तरीके से चलाते हैं, नेट को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये पूरा नेट का मॉड्यूल है, जो कक्षाएं हमारी जून में शुरू होने वाली है, जून के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो क्लासेस शुरू होने वाली है, उसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर होंगे हमारे इंस्टीट्यूट के, आप डिस्कस कर सकते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स के हमारे पास बैचेस होते हैं, तो प्लीज़ उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। मॉक टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं, तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी। मॉक टेस्ट 1-2 नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट 40 से 50 के आसपास मॉक टेस्ट होते हैं। मेरा टारगेट रहता है मैं आपको 4-5 हज़ार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आप 100 क्वेश्चंस इजीली कर सकें। तो ये जितनी मुझे बातें पता थी मैंने आपसे करी। फिर भी कोई प्रश्न अगर आपके दिलो दिमाग में हो तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।